Good morning, dear students. Today we will discuss chapter number 20, that is development of IT application. In class 12th IP, it is one of the most important chapter क्योंकि चैप्टर नंबर 20 और 21 ये दोनों फोर्थ यूनिट में आते हैं और आपको पता है कि फोर्थ यूनिट में सिर्फ 16 मार्क्स का आता है और सिर्फ दो चैप्टरों में से 16 मार्क्स का आना यानी बहुत बड़ी बात होती है। आप बहुत आसानी से 16 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमारा ये जो आईटी एप्लीकेशन, इस आईटी वर्ड का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम देखें तो इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन और एप्लीकेशन प्रोग्राम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प पीपल परफॉर्म एन एक्टिविटी। मतलब ये जो एप्लीकेशंस है ना, ये बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि जो है किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट किया जा सके, उसे प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जा सके और मेंटेन किया जा सके। ठीक है। अब जनरली इनमें दो चीज़ें होती है, एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। पहला क्या होता है? फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब जो सारी चीज़ें डायरेक्टली कनेक्टेड होती है यूज़र से, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रंट एंड। लाइक वेबसाइट, वेबसाइट में आपको सामने पूरा इंटरफेस दिखाई देता है, आपको जैसे जो काम करना है वो फ्रंट एंड है। और बैक एंड की बात करें तो बैक एंड मतलब बैकग्राउंड प्रोसेस या बैकग्राउंड कोडिंग को हम बैक एंड कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इन चीज़ों को भी बहुत डिटेल में समझते हैं हम। फ्रंट एंड इज अ टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस, अभी मैंने बताया, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू यूजर, जो यूजर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इन देयर ऑपरेशन। तो फ्रंट एंड इंटरफेस कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। ये जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम से। फॉर एग्जांपल मैंने समझाया इसको, वेबसाइट्स जो होते हैं, वेबसाइट्स में आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक ये हमारा फेसबुक पेज है यहाँ पर। अब फेसबुक पेज पे आपने बोला कि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप डायरेक्ट उस पर ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो हमारा किस में आएगा? फ्रंट एंड में आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि फेसबुक पेज के पीछे जो पूरी बैकग्राउंड कोडिंग चल रही है, वो सारे आपका एग्जांपल हो जाएंगी किसकी? बैक एंड की। ठीक है। अब फ्रंट एंड में भी जनरली चार टाइप के इंटरफेस होते हैं। सबसे पहला होता है कमांड लाइन इंटरफेस। अब ये कमांड लाइन इंटरफेस मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कमांड लाइन इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें सारी चीज़ें कमांड के बिहाफ पर ही चलती है। कमांड बोले तो कोडिंग, सारी चीज़ें जो है वो कोडिंग के ही बिहाफ पर चलती है, सब कोडिंग ही होता है। जैसे डॉस जो होता था ना, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें क्या होता था? सारी चीज़ें कोड से चलती थी, आपको कुछ भी करना हो सब कोडिंग से। तो दैट इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस की बात करें तो देखिए कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग मेन्यूज़ होते हैं, सिर्फ आपको उन मेन्यूज़ को, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ को यूज़ करते हुए काम करना होता है। फॉर एग्जांपल लाइक आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इस टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, तो इसमें पूरा मेन्यू है, एमपी, यूपी, बिहार, ऐसे पूरे लिस्ट चल रही है। आपको क्या करना है? उनमें से ही किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, ये या ये, इस टाइप से आपको जो सिलेक्ट करना होता है, इस टाइप की चीज़ को हम क्या कहते हैं? मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ये था हमारा ओवरऑल मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस के बाद में थर्ड जो है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें कि सारी चीज़ें आपको ग्राफिक्स के फॉर्म में, सारी चीज़ें जो है आपको डायग्राम्स के फॉर्म में अवेलेबल होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे कि आज जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, लाइक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, लाइक विंडोज़, ठीक है, लाइक उबंटू, अलग अलग जो सॉफ्टवेयर हैं सारे जो है आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में चलते हैं। मतलब इसमें होता क्या है? सारी चीज़ें आपको ग्राफिक्स के, डायग्राम्स के फॉर्म में मिलती है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये हमारा एक मोबाइल है। ठीक है, इस मोबाइल में हमने देखा, ये हमारा एक मोबाइल है, टच स्क्रीन मोबाइल है, जिसमें कि हमें क्या है कि कॉल, जैसे फॉर एग्जांपल कॉल आ रहा है, तो ये कॉल का आइकन हमें थोड़ा रिएक्ट करते हुए, डांस करते हुए दिखाई देता है, ये ऊपर नीचे ऐसा रिएक्ट करते हुए दिखाई देता है, जिससे कि हम समझ जाते हैं कि हमें कॉल को पिक करना है। मतलब इससे क्या होता है कि कोई एक यूज़र जो कि भले ही टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हो, तो भी वो उस चीज़ को प्रॉपरली यूज़ कर सकता है। ये एग्जाम्पल है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का, ये एडवांटेज है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। इसीलिए कीपैड फ़ोन से ज़्यादा आज स्मार्टफोन चलते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको एक बटन से प्रेस करना होता था इस चीज़ के लिए बटन, बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको बस उस आइकन पर क्लिक कर देना है और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम टच स्क्रीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। अब टच स्क्रीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ही बड़ा भाई समझ लीजिए, या उसी का अपडेटेड वर्जन समझ लीजिए। जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता था कि हम माउस कर्सर से काम करते थे। ये जैसे मान लीजिए कि ये जो है हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, यहाँ पर आपको जो है ये एक छोटा सा ऑप्शन दे दिया क्रॉस का। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते थे कि ये माउस का कर्सर लेकर गए और माउस के कर्सर से इस पर जाकर आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, माउस के कर्सर से आपने जाकर इस पर क्लिक कर दिया तो आप क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा।
ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल है। लेकिन वहीं यदि हम टच स्क्रीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जाकर इस पर टच कर सकते हो और आपका काम हो जाएगा। वहाँ पे क्या माउस कर्सर से काम करना पड़ता था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, लेकिन टच स्क्रीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में डायरेक्टली आप उस पर कर सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोई भी टच पैड, ठीक है, कोई भी आपका मोबाइल स्क्रीन या टच टच स्क्रीन, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, फ्रंट एंड आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करते हैं बैक एंड की। तो बैक एंड मैंने आपको बताया था, बैक एंड इज अ वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ सर्वर, इसमें सर्वर होता है, एप्लीकेशन होता है और डेटाबेस होता है। ये यूजर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता क्योंकि इसमें जो है बैकग्राउंड कोडिंग इंक्लूड होती है और बैकग्राउंड कोडिंग पर ये काम करता है। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था कि डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। अब इससे रिलेटेड एक स्विंग कंट्रोल आता है, जनरली हम इसे जावा में पढ़ेंगे, जब जावा के चैप्टर स्टार्ट होंगे ना तो आप इसे और अच्छे से पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली बता देता हूँ। स्विंग कंट्रोल एक ऐसा प्रोग्राम कंट्रोल होता है जो कि जावा प्रोग्रामर्स को अवेलेबल होता है, मतलब जो भी आप जैसे जावा पर काम कर रहे होते हैं ना, तो उन सभी लोगों को अवेलेबल होता है जावा सॉफ्टवेयर पर, सॉरी जावा लैंग्वेज पर, टू क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट। मतलब आप जैसे जावा पर कोई पेज डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अलग अलग कंपोनेंट ऐसे डाल सकते हैं जो कि फुली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो, यानी कि उसमें आपको कोडिंग, जैसे यूजर को, मतलब आपको तो कोडिंग करनी पड़ेगी पर यूजर को जनरली वहाँ पर कोडिंग नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट उससे काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको भी क्या है कि सभी चीज़ों के लिए कोड यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं उन्हें आप यूज़ करके काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये जो है हमारा एक पेज है, ठीक है, इस पेज को ध्यान से समझिएगा, ये हमारा एक पेज है। अब इस पेज में लाइक हमने बोला कि हम फेसबुक पेज बना रहे हैं, तो जैसे हम फेसबुक पेज बना रहे थे तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि आपको एक बोल दिया कि यहाँ पे आपको बोला इंटर योर नेम, ये इंटर योर नेम, ठीक है, फिर यहाँ पे बोल दिया आपको पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे आपको बोल दिया नेम, ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नेम और यहाँ पे पासवर्ड आपसे पूछ लिया, फिर आपसे एक और ये लिया और यहाँ पे कर दिया साइन इन, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ साइन इन। ठीक है, ये ऐसा आपको एक पेज बना दिया। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने कोडिंग नहीं की, इसके लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब कैसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इन चीज़ को देखिएगा आप। जैसे कि ये बॉक्स हमने उठाया, इस बॉक्स को कहा जाता है, इस बॉक्स को कहा जाता है आपका इसको कहा जाता है टेक्स्ट बॉक्स, और जो यहाँ पर लिखा जाता है उसे कहा जाता है लेबल। ये जो लिखा है ये लेबल कहा जाता है, इसे टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता है, इसे बटन कहा जाता है। इस टाइप से पूरे के पूरे ओवरऑल कोडिंग पर काम किया जाता है। ठीक है, देखिए इनको और हम अच्छे से अभी डिटेल से समझते हैं। स्विंग कंट्रोल की डिफाइन, स्विंग कंट्रोल को मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि स्विंग कंट्रोल ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर को हेल्प करते हैं ऐसी चीज़ें देने में जिसकी मदद से वो प्रोग्राम बना सकता है कम कोडिंग करके भी। अब उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे आता है, एक आता है सबसे पहला जे लेबल। अब लेबल क्या होता है, जैसे कि मैं एक पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ, फेसबुक का पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये मेरा पेज है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर मुझे लिखना था इंटरयोर ईमेल आईडी, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया इंटरयोर ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैंने लिखी है ना, ये चीज़, तो ये चीज़ मैंने एक बार लिख दी, तो अब जब भी जो यूज़र यूज़ करेगा वो इसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा। अब मैंने एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया, ये क्या था हमारा, ये देखिए, ये जो था हमारा, ये हमारा जो था, ये हमारा जे लेबल था। क्या था ये? जे लेबल। ठीक है, ये जो हम पहला वाला पढ़ रहे हैं ये वाला जे लेबल, इसका मतलब ये प्रोग्रामर एक बार लिख देगा उसके बाद यूज़र चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें क्या है, यूज़र अपना डेटा फीड कर सकता है, डेटा डाल सकता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? इसमें भी टेक्स्ट लिखते हैं, इसमें भी टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें प्रोग्रामर लिखते हैं और इसमें कौन लिखते हैं, यूज़र लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जैसे जे बटन। अब हमने जैसे यही वाला हमारा ये पेज था, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर एक साइन इन का ऑप्शन बनाया। तो इस साइन इन वाला ऑप्शन में आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे होता है ओके, या होता है साइन इन, या होता है साइन अप, या होता है कि गो, या होता है क्लिक हियर। इस टाइप के अलग अलग बटन्स को जिस पे आपको क्लिक करना है और उसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है, ऐसा काम करता है हमारा ये फंक्शन, कौन सा, जे बटन। ठीक है, अब इसके अलावा एक और ऑप्शन से समझते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन जैसे जे चेक बॉक्स। अब देखिए चेक बॉक्स को मैं आपको समझा रहा हूँ। चेक बॉक्स में क्या होता है कि एक ऑप्शन है जिसमें कि आपको ये बताना होता है कि, जैसे हमने बोला कि एक ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें आपको ये चेक बॉक्स दे दिया गया कि आर यू एलिजिबल फॉर दैट और नॉट एलिजिबल फॉर दैट। तो इसमें क्या होता है, इस ऑप्शन में आपको टिक करना होता है, या आप टिक कर देंगे तो सही हो जाएगा। जैसे व्हाट्सएप वगैरह में भी अलग अलग सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा कि इस टाइप की सेटिंग आती है,
जैसे आपने व्हाट्सएप के डाउनलोड फोल्डर में जाओगे ना, तो यहाँ पे एक सेटिंग आती है कि आपको जो है डाउनलोड्स के लिए ऑटोमेटिकली डाउनलोड के लिए क्या क्या रखना है, फोटोज़, वीडियोज़, जीआईएफ, डॉक्यूमेंट्स इस टाइप के। तो ऑटो डाउनलोड के लिए तो इस पर क्लिक कर दोगे, मतलब आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, तो आपको कुछ करना नहीं होता, ये बॉक्स बना होता है, आप उस पर जैसे ही टच करोगे तो वो क्लिक हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन होता है जे चेक बॉक्स। अभी चेक बॉक्स भी एक ग्राफिकल कंपोनेंट है जो कि आपको ऑप्शन देता है कि या तो आप किसी चीज़ को ऑन कर दीजिए, दैट मीन्स ट्रू कर दीजिए, या फिर आप ऑफ कर दीजिए, इसका मतलब ऑफ कर दीजिए। ठीक है, यानी फॉल्स कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, यानी फॉल्स कर दीजिए। तो इस टाइप का ऑप्शन आपको कौन प्रोवाइड करता है, जे चेक बॉक्स प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं हम, जे रेडियो बटन। रेडियो बटन भी इसकी तरह ही होता है। अब इसमें देखिए रेडियो बटन कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो इस पर एक डॉट आ जाएगा, सिंपली ये क्या आ जाएगा, एक डॉट आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है। इससे भी ये भी ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए होता है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बताऊं, 2018 में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया था स्पेशली, जो एक्सटर्नल ने वाइवा में, कि चेक बॉक्स और रेडियो बटन में क्या डिफरेंस है। ये एक चेक बॉक्स है मान लीजिए, जिसमें कि आपको टिक करना होता है, ये भी ऑप्शन सिलेक्ट करता है। ये रेडियो बटन है जिसमें आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, डॉट। तो इसमें डिफरेंस क्या है, अब ये मत कहना कि ये सर स्क्वायर होता है, ये सर्कल होता है, ऐसा नहीं। बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर आप कितने भी ऑप्शन से एक बार में सिलेक्ट कर सकते हो। 4 ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो चेक बॉक्स में। लेकिन रेडियो बटन की एक खास बात होती है कि ये भले ही 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, आप मैक्सिमम एक बार में एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है आपका रेडियो बटन की खास बात। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आता है आपका जे लिस्ट। ये आपका आता है जे लिस्ट। जे लिस्ट में मतलब क्या होता है, जे लिस्ट में मतलब क्या होता है कि आपको एक लिस्ट दे रखी होती है और उस लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना होता है। लाइक आप कुंडली सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे आप चलाते हो, आपने स्टेट सिलेक्ट किया, उसमें क्या होता है, एमपी, यूपी, बिहार, इस टाइप के अलग अलग पूरे स्टेट दे रखे हैं, आपको किसी भी एक पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन जो है आपको जे लिस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई होप ये स्विंग कंट्रोल्स भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डेटाबेस लाइफ साइकिल। ठीक है, अब डेटाबेस लाइफ साइकिल से मतलब क्या है कि एक डेटाबेस को बनाने के लिए हमें क्या क्या किन किन स्टेप्स से गुजरनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है, उन चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, सबसे जो पहला फर्स्ट टॉपिक है हमारा, डेटाबेस इनिशियल स्टडी। मतलब हम सबसे पहले इनिशियल स्टडी करते हैं कि डेटाबेस को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और मार्केट में जो अलग अलग डेटाबेस चल रहे हैं उनमें क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आप चाहते हैं ना कि जो आपका प्रोडक्ट हो वो मार्केट में ज़्यादा चले, तो आपको जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ और कम कॉस्ट में देना पड़ेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले इनिशियल स्टडी करते हैं कि मार्केट में कैसा कैसा डेटाबेस चल रहा है, उनमें क्या क्या फीचर्स है और उनमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर हम उसका डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, मतलब रफली डिज़ाइन करते हैं हमारा डेटाबेस कैसा दिखेगा, उनमें कौन कौन सी चीज़ें कैसी कैसी होगी, इस टाइप की चीज़ें हम डिज़ाइन कर लेते हैं। फिर होता है इम्प्लीमेंटेशन एंड लोडिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, कोडिंग स्टार्ट हो जाती है, बैकग्राउंड प्रोसेस में इसके लिए काम स्टार्ट हो जाता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें किस किस टाइप से परफॉर्म करनी है। ठीक है, कि आपको कोडिंग किस किस चीज़ के लिए, कौन से चीज़ के लिए क्या क्या कोडिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है आपका टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन। इसमें जो है जो जो काम आपने कर दिया है उन्हें वेरीफाई किया जाता है कि क्या उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, और अगर मिस्टेक हो गई है तो उसे सुधार दिया जाए। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट में मिस्टेक हो गई तो प्रोडक्ट आपका लॉन्च होते ही अपनी इमेज और गुडविल खराब कर लेगा, जिससे कि आपको प्रोडक्ट फिर जो है फ्यूचर में कभी बिकेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर होता है ऑपरेशन। ये सारे टेस्टिंग वगैरह होने के बाद फिर मार्केट में इसके ऊपर काम होने लग जाता है, और फाइनली जब वो काम होने लग जाता है यानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है, और उसके बाद में मेंटेनेंस एंड इवोल्यूशन। देखिए हर प्रोडक्ट में जो है अपग्रेडेशन आते रहते हैं, कुछ और नए फीचर ऐड होते रहते हैं, तो उन्हें मेंटेनेशन और इवोल्यूशन कहा जाता है कि नेक्स्ट अपग्रेड कर दिया तो इवोल्यूशन, नेक्स्ट इवोल्यूशन, नेक्स्ट इवोल्यूशन, और मेंटेनेंस यानी उसमें कुछ प्रॉब्लम आई तो उसे सॉल्व कर दिया, तो दैट इज मेंटेनेंस। तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस होती है आपकी किसकी, डेटाबेस लाइफ साइकिल की होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार इसका क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि डीडीएलसी बता दीजिए आप। डीडीएलसी बोले तो डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक ही बात है, डीबीएलसी बोले या डीडीएलसी बोले एक ही बात है, डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या डीबीएलसी। नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर मॉडल। अब ईआर मॉडल को ध्यान से समझ लीजिएगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी 12th क्लास के पेपर में ईआर मॉडल ना पूछा गया हो, आईपी के पेपर में आज तक ऐसा नहीं हुआ। पिछले 10 सालों के पेपर उठाकर अगर आप देख लेंगे तो हमेशा ईआर मॉडल आया है, और 4 to 5 मार्क्स में आया है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम ईआर मॉडल को समझना। हाँ, तो देखिए अब जैसे ईआर मॉडल है ना, तो ईआर मॉडल को हम, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इसका फुल फॉर्म है, तो इस ईआर मॉडल को
ER डायग्राम के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल तो इसका फुल फॉर्म है ही। ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को ग्राफिकली, इट इज़ अ वे ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग द लॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट्स, रिलेशनशिप ऑफ एंटिटीज़। मतलब ये अलग अलग एंटिटीज़ या अलग अलग ऑब्जेक्ट को ग्राफिकली शो करता है। कैसा शो करता है अभी मैं डायग्राम बनाकर बताऊंगा आपको। अच्छा, ये क्यों करता है? इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डेटाबेस, ताकि डेटाबेस बनाया जा सके, इसलिए ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करता है, ऐसा शो करता है जैसे कि डेटाबेस को शो किया जा सके। ठीक है, इट इज़ अ कंसेप्चुअल मॉडल। अभी एक ऑब्जेक्टिव आता है कि इट इज़ अ विच टाइप ऑफ मॉडल, इट इज़ अ कंसेप्चुअल मॉडल। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर इंजीनियर्स इन डिज़ाइन, ऑप्टिमाइजेशन एंड डिबगिंग प्रोग्राम। मतलब ये इंजीनियर के लिए अलग अलग डिज़ाइन करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए और डिबगिंग करने के लिए। डिबगिंग मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बग वर्ड का मतलब होता है एरर और डिबग मतलब होता है एरर को सॉल्व करना। तो ये एरर को सॉल्व करने की प्रोग्रामिंग इस टाइप की चीज़ों के लिए यूज़ होता है ER मॉडल का। भी कैसा होता है ध्यान दीजिएगा आप, मैं डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ। इसे कहते हैं एंटिटी। ये जो रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स होता है इसे क्या कहते हैं, एंटिटी। ठीक है, और इस टाइप की चीज़ों को कहा जाता है, ये एलिप्स शेप होता है, सर्कल नहीं होता है, तो मैं आपको एलिप्स शेप बनाकर बताता हूँ। ये होता है एंटिटी इसमें। ठीक है, जैसे रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स में। और ये हमने लिया, और ये होता है हमारा जैसे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट मतलब टेबल कॉलम। अब मैं इस चीज़ को समझाता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया, ठीक है, ये टेबल है और टेबल में रोज और कॉलम्स हैं। आपको पता है ये हॉरिजॉन्टली वाले रो होते हैं और वर्टिकली वाले कॉलम होते हैं, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि ये जो पूरा टेबल होता है, इस टेबल के नेम को हम यहाँ पर शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट, STUDENT मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें है रोल नंबर, यहाँ पे है नेम, क्लास, तो ये रोल नंबर, ये नेम, ये क्लास, ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये जो है ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता ये मॉडल, इसे कंसेप्चुअल समझने के लिए इस टाइप से बनाया जाता है, फिर वो डेटाबेस में ऐसा शो होता है। बात समझ में आ रही है? ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को ऐसा शो किया जाता है, इसे कहते हैं एंटिटी। इसे क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। इसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं, एट्रीब्यूट मतलब टेबल के कॉलम्स। ठीक है, समझ में आ रही है? अच्छा, इससे रिलेटेड एक बात और ध्यान रखिएगा आप कि ये जो एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट को हम किससे शो करते हैं, इसको हम एलिप्स शेप से शो करते हैं। ठीक है, और जो आपके, सॉरी, एट्रीब्यूट्स को एलिप्स से नहीं, मैंने आपको गड़बड़ कर दिया। एंटिटीज को हम रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स से शो करते हैं, और जो आपका एट्रीब्यूट्स होता है उसे हम एलिप्स, एलिप्स यानी कि ऐसा शेप, अंडे के आकार के ऐसे शेप्स में शो करते हैं। ओवल होता है ना, ओवल ऐसा वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल में ऐसा होता है। ठीक है, तो इस टाइप के शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एट्रीब्यूट की डिफाइन भी देख ही लेते हैं। एट्रीब्यूट जो है किसी भी एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, मतलब किसी टेबल की क्वालिटीज़ को डिफाइन करता है, उसके कॉलम में क्या क्या आएंगे। और इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो ये टेबल के कॉलम्स होते हैं, और उसको रिप्रेजेंट किस सिंबल द्वारा किया जाता है, एलिप्स शेप के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या है, अब यहाँ पे रिलेशनशिप से आप कुछ और अंडरस्टैंडिंग ना निकालें। रिलेशनशिप से यहाँ पे मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ एंटिटीज। दो या दो से ज़्यादा टेबल है, उन दो टेबल के बीच में अगर अपने को रिलेशनशिप बताना है, मतलब उन दोनों के बीच में कनेक्शन बताना है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं रिलेशनशिप। और इसको शो किया जाता है डायमंड शेप्ड बॉक्स के द्वारा। ये डायमंड शेप्ड बॉक्स होता है, मतलब ऐसा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, इसे डायमंड शेप्ड बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये शो किया जाता है। ठीक है, रिलेशनशिप। नेक्स्ट बात करते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसमें अ नंबर ऑफ एंटिटीज आर ब्रॉट टुगेदर इनटू जनरलाइज्ड एंट्री बेस्ड ऑन देयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब किसी भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर, किसी भी सेम क्वालिटी के आधार पर चीज़ों को अगर कॉमन कर दिया जाए तो उसे जनरलाइजेशन कहते हैं। जैसे मैंने कॉमर्स वाले सारे स्टूडेंट्स को एक क्लास में बिठा दिया, PCM वाले सारे स्टूडेंट्स को एक, इनकी कॉमन क्वालिटी क्या है, ये सारे कॉमर्स के हैं, सारे PCM के, तो ऐसी कॉमन क्वालिटीज़ के आधार पर अगर बिठा लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, जनरलाइजेशन। ठीक है, तो ये जनरलाइजेशन था। नेक्स्ट आता है आपका स्पेशलाइजेशन। ये जस्ट अपोजिट होता है जनरलाइजेशन के। ठीक है, स्पेशलाइजेशन इज अपोजिट ऑफ जनरलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब इसमें डिफरेंट क्वालिटी के आधार पर डिवाइडेड कर दिया जाता है। जैसे मैंने बोला कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं ना, कॉमर्स के स्टूडेंट में भी दो कैटेगरी है, कॉमर्स प्लस IP और कॉमर्स प्लस मैथ्स। तो हमने दो ऐसे क्लासिफिकेशन कर दिया, तो इस टाइप की चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन कहते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर नंबर 20 पूरा क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं मुझसे पूछकर। थैंक यू।